स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। एसी का प्रेस कोर्स चला था, उसमें एसी का चैप्टर चल रहा था। हम लोगों ने पावर एंगल, इम्पीडेंस एंगल और एडमिटेंस एंगल देख लिए थे। अब उसकी वाली कहानी हमारी ये आती है कि प्योर आर सर्किट क्या होता है, प्योर प्रतिरोधी सर्किट क्या होता है, शुद्ध प्रेरकीय सर्किट क्या होता है, शुद्ध धारित सर्किट क्या होता है। फिर उसके बाद आरएलसी सर्किट देखेंगे, आरसी सर्किट देखेंगे और आरएलसी सर्किट भी देखेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो बाबू सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज देखते हैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट तो तुम्हारा डायग्राम कैसा बनेगा। तुम्हारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जिसमें क्या देंगे हम एसी सप्लाई देते हैं तो बी लिख देते हैं, बी बराबर वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें बहने वाली धारा का मान कितना होगा, तो पहले आई एम साइन ओमेगा टी होगा, क्योंकि प्योर रेसिस्टिव सर्किट है। हमको पता है प्योर रेसिस्टिव सर्किट में धारा और वोल्टेज क्या होते हैं, समान फेज में होते हैं, समान कला में होते हैं। यानी बनाना चाहें तो कुछ ऐसा हमारा वेवफॉर्म बन के आएगा कि अगर वोल्टेज इसी में है तो धारा भी इसी कला में होगी। भले ही थोड़ा क्या हो जाए, हमारा वोल्टेज या करंट मान कम ज़्यादा हो जाए, परिमाण कम ज़्यादा हो सकता है, मगर कलांतर में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम बनाए तो फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा कि सर हमारा जो V है और जो I है सेम कला में होंगे। यानी यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी निकल के चली जाएगी, 0 निकल के चली जाएगी। ठीक है, इतना सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखना हमेशा कलांतर क्या होती है, शून्य होती है। कलांतर क्या होता है, वोल्टेज और धारा के बीच में अंतर, और वो हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। सही है। अब देखो यहाँ पर अगर आर का मान निकालना चाहे तो आर बराबर क्या लिखना पड़ेगा, बी एम साइन ओमेगा टी बचे आई एम साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी के कारण तुम्हारा टाइम क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू बचे आई वैल्यू। सही है, तो ये हमारी कहानी करके चली आएगी। इसके पावर फैक्टर की बात करें तो जो चीज़ें पूछी जाती है वो सारी चीज़ें बता देते हैं। पावर फैक्टर की बात किया जाए, पावर फैक्टर उनको पावर फैक्टर पता है क्या होता है, कॉस फाइव होता है, और फाइव कुछ और नहीं कलांतर होता है। उनको पता है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सर जी 1 होती है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रेरकीय परिपथ में जो पावर फैक्टर हमारी होती है, सॉरी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो हमारी पावर फैक्टर होती है वो क्या होती है, हमारी इकाई होती है। ठीक है, क्या होती है, इकाई पावर फैक्टर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें पावर फैक्टर तो P बराबर कितना होता है, VI cos पाई होता है। ठीक है, तो V इंटू आई और cos पाई की वैल्यू बनाएगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर का मान निकल के आएगा, यानी ये तो सही है। अगर ये रिएक्टिव पावर देखें Q बराबर VI साइन फाइव, हमको पता है कि V इंटू आई और साइन 0 ना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी Q की वैल्यू क्या है, 0 निकल के चली जाएगी। और जो हमारा यस होता है वो क्या होती है, यानी इसीलिए कि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, पावर क्षय कराने का पूरा काम करता है। ठीक है, पूरा पावर जो क्षय होता है, जो शक्ति का हानि होती है वो केवल प्रतिरोध में होती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हमको दिख रहा है कि यहाँ पे भी वी आई आ रहा है, यहाँ पे भी वी आ रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं P बराबर किसके रहता है, यस के बराबर, यानी जो ट्रू पावर होता है वो आभासी शक्ति के बराबर होता है। ये कहानी किसकी थी हमारी, प्योर आर सर्किट की थी। ठीक है, देखो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आयु समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहते हैं, कौन क्या किसके कलांतर में होता है, एक में होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी मेंशन कर दी गई है। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं किसकी, तो सर अगली बात होगी हमारी प्योर इंडक्टर सर्किट की। किसकी, प्योर इंडक्टर सर्किट की बात होगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब प्योर इंडक्टर सर्किट की बात करें तो इसको हटा दें। यहाँ पे क्या लगा दें, एक इंडक्टर लगा देते हैं, और जब ये इंडक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे L हो जाएगा। ठीक है, और इंडक्टर में हमको पता है कि पावर फैक्टर कैसे होती है, लीडिंग या लैगिंग में बात की बात करेंगे, मगर याद रखना जब भी कोई इंडक्टर उसमें जुड़ता है किसी भी सर्किट में तो वोल्टेज को क्या कराने लगता है, लीड कराने लगता है और धारा को
लैग कराने लगता है। तो जब वोल्टेज को लीड कराएगा यानी फिर ओमेगा टी प्लस कुछ डिग्री ऐड हो जाएगा, इसको फाई लिख देते हैं, कुछ डिग्री ऐड हो जाएगा, ठीक है। और वो कितना लीड कराता है वो फाई की वैल्यू होती है, तुमको बताएंगे फिलहाल इतना आपको कि फाई यानी कुछ डिग्री लीड कराता है। तो अगर प्योर इंडक्टर है, ये प्योर इंडक्टर चल रहा है क्योंकि देखो प्योर इंडक्टर चल रहा है, तो अगर प्योर इंडक्टर है तो इस फाई की वैल्यू कितनी एक्स्ट्रा करता है, वो 90 डिग्री होती है, यानी पूरी तरीके से क्या होती है वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे होती है, ठीक है। यानी इसकी बात करें तो हमारी कैसे तरंगांतर, अगर तरंगांतर बनाए तो अगर ये हमारी वोल्टेज है तो हमारी धारा कितनी होगी, धारा हमारी 90 से पीछे की स्टार्ट होगी, ठीक है। देख लो वोल्टेज पहले ही 90 डिग्री पहुंच चुका है अधिकतम पे, और ये तब कितना पे था, ये 0 पे था, ठीक है। यानी जब वोल्टेज हमारी 90 पे थी तो धारा का मान कितना था, 0 था। तो हमारी डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन के चली जाएगी, दिख रही है ये, हाँ ठीक है, सही है। तो इतनी कहानी यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे अगर बात करें, ये इसको इधर ही बना देते तो अपने को ज़्यादा समझ में देखो इसको बनाते हैं, ये हमारी क्या है वोल्टेज का वेव फॉर्म है। और देखो जब वोल्टेज जब वी हमारा 90 डिग्री पहुंच चुका था तो वहाँ पे धारा स्टार्ट की थी, ठीक है। तो देखो जब ये 90 पे था तो हमारी धारा कितनी थी, 0 थी, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि वोल्टेज हमारा 90 डिग्री आगे है। अब ऐसे फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा कि हमारा ये क्या हो जाएगा आई, और यहाँ से 90 डिग्री आगे हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछा था, यानी फाई की बात करें तो फाई की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, 90 डिग्री निकल के आ रही थी, सही है। तो जब ये 90 डिग्री निकल के आ रही थी तो इसके पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर, तो सर इसकी जो पावर फैक्टर होगी हमको पता है कितनी होती है, cos फाई होती है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए बोलते हैं पावर फैक्टर क्या होती है, 0। मगर याद रखना वोल्टेज आगे है करंट पीछे है तो 0 क्या होगी, 0 लैगिंग होगी, क्योंकि जब वोल्टेज आगे रहता है धारा पीछे होती है तो पावर फैक्टर लैगिंग हो जाती है, तो पावर फैक्टर 0 लैगिंग होगी, सही है। आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा, सही है ना। चलो अब जब ये समझ में आया तो पावर की बात करते हैं, पावर कितना होगा, तो पावर हमारी हो जाएगी P बराबर वी आई cos फाई, और वी आई इंटू आई, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी पावर कितनी होती है, 0। इसलिए बोलते हैं इंडक्टर या कैपेसिटर कोई पावर क्षय नहीं कराते हैं, ठीक है। और क्यू की बात करें तो वी आई साइन फाई, और यहाँ पे कितना करके चला है बाई वी आई, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे यस की बात करें तो वी आई हो जाएगा, यानी यहाँ से एक चीज़ पता चला कि इंडक्टर पावर क्षय नहीं कराता है, और यहाँ पे क्यू बराबर कितने हो जाएगा, यस के बराबर हो जाता है। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए, सही है। चलो आई होप ये प्योर इंडक्टर की समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि रिवाइज करना है तो रिवाइज करिए, देखो जितनी चीज़ें बताएं वही वही चीज़ें सारी चीज़ें थोड़ी देर पूछी जाती है, पावर फैक्टर क्या होता है, कराना होता है, ठिकाना जो भी होता है सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है, सही है। ये तो सारी चीज़ें अधिकतर पूछी जाती हैं तुमसे और पूछी जाएंगी भी आगे, सही है। अब बात करते हैं प्योर कैपेसिटर, इसको हटा दें, प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं सी, सही है। अब हमको पता है कि जिस भी परिपथ में कैपेसिटर जुड़ जाता है, जिस भी कैपेसिटर में जिस भी परिपथ में कैपेसिटर जुड़ जाता है उसकी पावर फैक्टर कितनी हो जाती है, पावर फैक्टर बोले उसमें धारा का मान क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, तो धारा बोल रहे हैं उसमें कालांतर कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, यानी कालांतर का जो अंतर था कुछ एंगल कुछ न कुछ वोल्टेज से अधिक होती है, वो कितनी होती है, तो वो सर होती है वो भी 90 डिग्री होती है, यानी वोल्टेज से हमेशा 90 डिग्री आगे चलेगा कौन, धारा चलेगा। यानी डायग्राम की बात करें तो अगर ये हमारा धारा है, अगर ये हमारा आई है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, पीछे होगा, देख रहे हो जब ये धारा 90 डिग्री तो वोल्टेज 0 है, यहाँ पे कह सकते हैं कि आई लीड्स कर रही है
V से कितना 90 डिग्री। और अगर ये इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहो तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं V, यहाँ पे लिख देते हैं I, कितना है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया है। अच्छा, अब पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, cos फाइव ही होता है और cos 90 की वैल्यू, क्योंकि फाइव का मान कितना है 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सही है, यानी पावर फैक्टर फिर क्या हो गया हमारा 0 हो गया। ठीक है, चलो, मगर 0 तो है, मगर है क्या, लीडिंग होगा कि लैगिंग। तो याद रखना जब भी धारा वोल्टेज से आगे होती है ये लीडिंग कहलाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 0 तो है मगर क्या है लीडिंग पावर फैक्टर है। ये चीजें याद रखने वाली चीज है। ठीक है, क्या है याद रखने वाली चीज है। अब फिर यहाँ पे पावर की बात करते हैं तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा VI cos 5, और cos 5 मतलब cos 90, तो VI cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा VI। इसलिए बोलते हैं कैपेसिटर कभी भी पावर 6 नहीं कराता है। ठीक है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा VI sin 5, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे VI निकल के चला है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। और यस की बात करेंगे तो VI हो जाएगा, और यहाँ पे VI हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर मतलब रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा Q बराबर यस हो जाएगा। सही है, ये चीज़ें तुमको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर तुम्हारे एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये तो प्योरली हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आरएल सर्किट क्या होता है, आरसी सर्किट क्या होता है, ये तो तय है। ठीक है, 1 पॉइंट, यानी आगे कहता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7, 8, 9, यानी एक में तुमको कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन तुमसे हो सकता है। ठीक है, यानी 3 पढ़ लिए, आरएलसी पढ़ लिए तो 9 से 27 क्वेश्चन हो। ठीक है, यानी तुमको 50 से 60 सवाल तुमको केवल 20 से 25 मिनट में मिल जाएगा। ठीक है, और जो कि पूछे जाते तुमको भी पता है कि जब तुम यूथ का या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक देखोगे तो उसमें कितनी बड़ी क्वेश्चन 3 से 3.5 क्वेश्चन तुमको केवल एक के मिलेंगे, यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए दिया गया है 300 से 400 क्वेश्चन। सही है, चलो इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं किसकी आरएल सीरीज सर्किट। कितना मिनट हुआ, 12। अब आरएल सीरीज सर्किट बनाते हैं। आरएल सीरीज मतलब तो हमारा एक आर और एक इंडक्टर कितने जुड़े होंगे, सीरीज में जुड़े होंगे। यहाँ पे एक वोल्टेज लगा होगा जिसको V बराबर Vm sin ओमेगा टी कहेंगे। इसमें बहने में धारा का मान Im sin ओमेगा टी, ये ताक्षणिक मान तब बता चुके हैं पहले वीडियो में। अच्छा, ये हमारा R है, T L है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेल हो जाएगा। सही है, यही कहानी हो जाएगी। सही है ना। अब इसका जेड निकालना चाहो इम्पीडेंस तो क्या लिखोगे, तो इम्पीडेंस तो सर यही हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे मैंने पूछ लिया। अब दूसरी कहानी ये देखो, इसमें इंडक्टर और प्रतिरोध दोनों है। तो उसको पहले बता दिए क्या प्रतिरोध जो होता है कभी भी उसका फेज से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा इन फेज होते हैं। ठीक है, यानी V और I इन फेज होते हैं प्रतिरोध में। ठीक है, मगर इंडक्टर आने की वजह से कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी या त्रुटि होने लगी। यानी पहले नॉर्मल चल रहे कोई दिक्कत नहीं, मगर कोई ऐसा ट्रेंड मिल गया जो थोड़ा उदंड है, कुछ ना कुछ प्रभाव तुमको देखने लगेगा। तो ये जो इंडक्टर है तुम्हारा उदंड है, ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ इसको ऊपर करने का प्रयास करेगा कि भाई ये तो हम लीड है तो हम ऐसे वोल्टेज इंडक्टर में, यानी हम तो वोल्टेज की वजह से वोल्टेज आगे रखते थे, तो हम देखो भाई कुछ ना कुछ वोल्टेज आगे तो करेंगे क्या जो भले ही 90 डिग्री नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा भी प्रभाव हमको दिखेगा, क्योंकि तुम बार बार इसको 0 पे खींचने का प्रयास करोगे और हम बार बार इसको 90 पे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोनों का ऊपर तो पॉसिबल नहीं, तो क्या करते हैं, चलो उसका तुल्यांक निकाल के बीच में कर देते हैं। ठीक है, तो बीच में होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। सही है ना। तो क्या कर दिया, वोल्टेज को आगे कर दिया। अब कितना कर दिया 5 डिग्री, क्योंकि एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं करेगा, क्योंकि
प्रतिरोध का भी मान कुछ ना कुछ लिखेगा उसमें प्रभाव, ठीक है। तो 5 डिग्री आगे कर दिया, यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कलांतर है वो 90 डिग्री से 0 डिग्री से तो बड़ा है, मगर 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 5 की वैल्यू ये निकल के चली जाएगी, ठीक है। चलो 5 की वैल्यू हमारी ये निकल के चलिए। अब ये इतना हो गया, तो हमको ये बताओ, अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप VR हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप VL हो रहा है, तो टोटल तुल्यांक वोल्टेज कैसे निकलता है, तो सर वो ऐसे निकलता है कि VT यानी टोटल वोल्टेज बराबर हो जाएगा रूट में VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ऐसे निकल के चला है। बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जाता है, इसको याद रखना, ऐसे निकलेगा, सही है। चलो इतना हो गया ये कहानी। तो ये अगर फेजर डायग्राम बन गया तो आगे जाके कहानी तुमको समझ में आ रही होगी कि वोल्टेज तो आगे रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो हमारा पावर फैक्टर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा cos, देखो 0 से बड़ा 90 से छोटा है, यानी पावर फैक्टर कुछ ना कुछ तो देखिएगा, कुछ ना कुछ मान इसका आएगा, और वो कितना आएगा, तो 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि खुद प्रतिरोध होता तो 1 दिखाता, खुद प्रेरक रहता तो 0 दिखाता है। अब दोनों के बीच में उसको रखना है कि 0 से 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ उसका मान आएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि कितना कोण है, यानी इन दोनों का प्रभाव में किसका प्रभाव ज्यादा है। क्यों, क्योंकि कलांतर निकलता किससे है, तो वो निकलता है tan phi से, और tan phi बराबर क्या होता है, tan phi बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अगर ये ट्रायंगल बनाए होंगे तो परपेंडिकुलर एक्सल अपॉन आर, इसको लिख दें एक्सल अपॉन आर। अब इसके मान पर डिपेंड करेगा कि कलांतर कितना होगा, जिसका प्रतिरोध या ओम ज्यादा होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा, सही है। चलो ये कहानी इतनी है। अब ये पावर निकालना चाहें तो पावर निकालोगे तो ये निकलेगा P बराबर VI cos phi, यानी इसका भी मान कुछ ना कुछ निकलेगा। Q बराबर VI sin phi, यानी इसका भी मान कुछ ना कुछ निकलेगा। और जो S है VI, इसका तो मान निकलेगा, यानी तीनों का मान कुछ ना कुछ निकलेगा, तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 0 हो जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध है तो ये कराने का काम करेगा, इंडक्टर तो ये कराने का काम करेगा, और नॉर्मल तो ये तो करेगा, सही है। तो ये हमारी किसकी डायग्राम बन जाती है, ये हमारी डायग्राम बन जाती है आगे सीरीज सर्किट की। अच्छा याद रखना, इसमें पावर फैक्टर कैसी होगी, इंडक्टर आने की वजह से लैगिंग का गुण कुछ ना कुछ दिखाने लगेगा, ठीक है। प्योर लैगिंग इतना गुण तो नहीं, प्योर इंडक्टर इतना लैगिंग गुण तो नहीं दिखाएगा, मगर इंडक्टर होने के कारण कुछ न कुछ गुण दिखाने लगेगा, तो लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगी, सही है। चलो इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं अगला सेक्शन क्या सकता है, आरसी सर्किट क्या देखते हैं, आरसी सर्किट देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम बनाते हैं कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर बनाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा, और एक्सी बराबर पता है क्या होता है, एक होता है 2 पाई एक्सी, इसमें न्यूमेरिकल पूछता है, रखने की चीज़ है। चलो आगे देखते हैं, अगर ये इतना निकल गया तो इसका इम्पोर्टेंस निकालना चाहो तो कैसे निकलेगा, इसका इम्पोर्टेंस निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, सही है। इतना ये निकल गया, और वोल्टेज निकालना चाहो तो यहाँ पे अगर ये वी आर है और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो कैसे निकलेगा, टोटल V बराबर हो जाएगा हमारा VR का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे फिर कहानी देखो, V और I तो सेम कलाम में होंगे, ठीक है, V और I सेम कलाम में होंगे, मगर धारा हमेशा बोलेगा क्या कि सर देखिए हमारे अंदर तो कैपेसिटर का गुण आ गया है और प्रेरित प्रतिरोध कुछ अंतर डालता, प्रभाव डालता नहीं है, तो हमको आई को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर रहना पड़ेगा वोल्टेज से, यानी वोल्टेज से हमको लीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये वोल्टेज धारा कहाँ चली जाएगी, कुछ उठकर आगे चली जाएगी लीड करने के लिए। वो कितना जाएगा, वो फिर बात निर्भर करेगा किस पे, एक्सी और आर पर निर्भर करेगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है ये जो कलांतर होता है वो tan phi से दिखाते हैं, और tan phi बराबर फिर वही हो जाता है एक्सी बाई आर, तो डिपेंड करेगा कि वैल्यू कितनी, सही है।
ये कहानी इसमें निर्भर करेगी, यानी धारा आगे और वो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर लीडिंग ही होगी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहानी यहाँ पे तैयार होनी चाहिए आप। ठीक है, तो ये कहानी का इतनी यहाँ से तैयार हो गई। यहाँ पे अगर हम पावर फैक्टर निकालना चाहें तो cos फाई लिख सकते हैं, cos फाई बराबर क्या चाहें तो लिख सकते हैं, आप एग्जैक्ट लिख सकते हैं। और ये की मान फिर कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 1 के बीच में हो जाएगी, मगर मान तो 0 से 1 के बीच में होगा, मगर जो नेचर होगा वो कैसा होगा, पावर फैक्टर का लीडिंग होगा। इस चीज को याद रखना, क्या होगा, लीडिंग नेचर का होगा। ठीक है, अब देखो पावर की बात करते हैं, तो P बराबर VI cos फाई, 0 से 1 के बीच में मान आएगा, 0 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, यानी कुछ ना कुछ की वैल्यू निकल के आएगी। और Q बराबर VI sin फाई होता है, इसका भी मान कुछ ना कुछ निकलता है। और S बराबर VI तो होता ही है, ये तो ऑलरेडी निकल के चला है। तो ये कहानी हमारी किसकी हो जाती है, ये नॉर्मल चीज़ों की हो जाती है। सही है, तो आई होप तुमको या आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इतना आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। सही है, चलो, तो हमारा हो गया RL सर्किट, RC सर्किट हो गया। अब लास्ट बचा है हमारा कौन सा, RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, उसको देख लेते हैं RLC सीरीज सर्किट क्या होगा। टाइम देख लो, RLC सीरीज सर्किट है ना, उसको थोड़ा बड़ा RLC ये कितना हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, XC हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, VR, यहाँ पे वोल्टेज का मान VL, यहाँ पे वोल्टेज का मान VC हो जाएगा। ठीक है, इतनी कहानी ये निकल के चल गई। अच्छा, इसके इम्पिडेंस का मान निकालना चाहिए तो नॉर्मल बताने तरीका क्या होता है, R² प्लस जो मान बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को हटा के उसका वर्ग कर देगा। एक्सएल बड़ा हुआ तो एक्सएल में XC घटा देना, XC बड़ा हुआ तो XC में से XL घटा देना। ठीक है, अच्छा, अगर टोटल वोल्टेज की बात करें तो इसमें भी वही कहानी लगेगी, VR का स्क्वायर तो करना ही करना है। अब जिसका मान बड़ा होगा या जिसका मान छोटा होगा उसमें से घटा के उसका वर्ग कर देना है। ठीक है, ऐसे वोल्टेज निकलता है क्योंकि श्रेणी में वोल्टेज बढ़ता है। इतनी कहानी आइए समझ में आ गई। और जब इतनी समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया, आपको इसमें क्या बताएं, वोल्टेज आगे होगा कि धारा आगे होगा, इसमें फर्क है मैटर, कि सर लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा। तो याद रखना, अगर एक्सएल का मान XC से ज़्यादा होगा, एक्सएल का मान XC से ज़्यादा होगा तो हो जाएगा हमारा लैगिंग पावर फैक्टर। यानी इस केस में हमारा क्या बनेगा, इस केस में सर हमारा I यहीं पे रह जाएगा, मगर B कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि तब एक्सएल है यानी डोमिनेंस किसका, इंडक्टर का ज़्यादा है, प्रभाव ज़्यादा इंडक्टर का है, तो लैगिंग कराने लगेगा। दूसरी, अगर XC का मान एक्सएल के ज़्यादा है तो क्या कराने लगेगा, तो कैसे क्या हो जाएगा, B यहीं पे रह जाएगा और I कहाँ चला जाएगा, तो ये एक्सएल है ना, B कहाँ चला जाएगा, B है यहाँ पे तो I आगे चला जाएगा और ये 5 डिग्री चला जाएगा। ठीक है, सही है, इतना ये चला जाएगा। इसका मान किस पे निर्भर करेगा, जिसका मान ज़्यादा होगा, यानी tan फाई बराबर क्या लिखेंगे, तो tan फाई बराबर लिखेंगे सर एक्सएल माइनस XC, क्योंकि एक्सएल का मान ज़्यादा है, XC का मान कम है, बटे आएगा। तो तब इससे कलांतर का पता चलेगा एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि एक्सएल में से XC घटाएंगे, जो मान आएगा उसमें से इसका मान निर्भर करेगा। और यहाँ पे अगर कलांतर निकालना चाहिए तो अच्छा एक्चुअली कितना डिग्री है हमको ये तो पता चले, तो वो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। अभी XC का मान बढ़ा तो XC में से एक्सएल घटा देंगे, बटा आप कर देंगे, इससे क्या करें। ये सब फॉर्मूला तुम्हारे रामबाण है जी, इसके न्यूमेरिकल पूछता तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कहाँ से पूछ लिया, मगर दूसरा वही है जहाँ से पढ़ाया जाता है। सही है, अब देखो एक केस और बन रहा है, जब अच्छा इसमें क्या होगा सर, हमारा पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा, यहाँ पे पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना, लैगिंग लीडिंग का होता है। एक केस और बनता है, जब एक्सएल का मान लीजिए कि XC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब एक्सएल का मान XC के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे टाइम निकल के आएगा हमारा, तो यहाँ पे निकल के आएगा सर जो जेड का मान है, प्रतिबाधा का मान वो प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो इससे मैं जो पावर फैक्टर होगा तुम सोच के देखो, यहाँ पे अगर निकालना चाहें tan फाई बराबर क्या होता है, एक्सएल माइनस XC का बटे R।
ये तो शून्य होगा, शून्य बटा आर कितना होगा, तो शून्य बटा आर कितना हो जाएगा, सही हमारा हो जाएगा शून्य। ठीक है, तो अगर शून्य बटा आर करने पर शून्य आ रहा है तो tan 0 की वैल्यु कितनी आती है, 90 पे आती है, यानी कालांतर की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी tan 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0 पे आती है। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, उनको पता है कि सर यहाँ पे अगर cos फैक्टर का मान निकालें, cos फैक्टर का मान निकालें तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तब उस केस में क्या होती है, cos फैक्टर यूनिटी होती है। क्यों, क्योंकि उस समय परिपथ केवल शुद्ध प्रतिरोधी की तरफ काम करता है, एक्सएल और एक्ससी का अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि दोनों समान मान के थे मगर विपरीत नेचर के थे, इसलिए तो इससे में एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाता है और cos फैक्टर यूनिटी हो जाती है। सही है, तो उस समय हमारा क्या निकल के आता है, फिर डायग्राम बनाना चाहें तो बी तथा आई हमारा सेम कला में आता है। सही है, आई होप इतनी पावर वैल्यू समझ में आ गई होगी। तो अब ये जो केस है इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस, क्या बोलते हैं, अनुनादी। और अनुनादी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ी बड़ा टॉपिक है, जिसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सर्किट। सही है बाबू, तो आई होप सेशन पसंद आया होगा और फैक्ट जो पढ़ाया गया वो मजा आया होगा कि सर हाँ सर एक ही सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हम छोड़ के आते हैं, या अब छूटेगा मगर उतना नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस बात पे सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।